सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्यसभा, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर देखा जाता है कि एग्जामिनेशन हॉल में एक या दो प्रश्न राज्यसभा से पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों ये मेरी गारंटी है कि उन सारे तथ्यों को इस वीडियो में मैं कवर करूंगा जो भी तथ्य राज्यसभा से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, और आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट किए हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए। पॉलिटी से संबंधित जितने भी टॉपिक बनते हैं हर टॉपिक का वीडियो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, और एक के बाद एक क्रम में अगर जो आप वीडियो देखते हैं दोस्तों, तो मेरी गारंटी है कि इन फ्यूचर में आपको पॉलिटी में कोई भी दिक्कत आने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं दोस्तों राज्यसभा के बारे में। ठीक है, तो देखिए राज्यसभा, सबसे पहले हमको जानना होगा कि ये राज्यसभा आता कहाँ से है दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा संसद है वो दो सदनों से मिलके बना है। संसद दो सदनों से मिलके बना है, एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। तो ये सभी को पता है कि जो लोकसभा का चुनाव होता है वो हम लोग करते हैं, यानी लोकसभा के चुनाव में हम लोग भाग लेते हैं और अपने सांसद को चुनते हैं, अर्थात लोकसभा सदस्य को चुनते हैं, और वही लोकसभा सदस्य अपने बहुमत दल का नेता चुनता है, अर्थात प्राइम मिनिस्टर को चुनता है। ठीक है, तो ये बात तो यहाँ पे सर्टेन हो गई दोस्तों कि जो हमारा संसद है वो दो सदन से मिलके बना है, एक है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। तो लोकसभा का चुनाव होता है, ठीक है, लोकसभा का चुनाव होता है जिसमें हम लोग अपने सांसद को चुनते हैं, और वही सांसद अर्थात लोकसभा सदस्य अपने बहुमत दल का नेता चुनते हैं, जिसे प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। ठीक है, तो लोकसभा तो अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही विस्तार से, लेकिन मैं आपको एक कॉन्सेप्ट रिवीजन के लिए यहाँ बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो लोकसभा का प्रोसेस तो हमने आपको एक ओवरव्यू बता दिया, लेकिन ये राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है। ठीक है, राज्यसभा का चुनाव का कैसे होता है, राज्यसभा में जो लोग चुने जाते हैं वो किस प्रकार के लोग होते हैं, ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे देखिए लोकसभा का चुनाव होता है जनता के द्वारा, अर्थात हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं, राज्यसभा में जो सदस्य चुने जाते हैं वो कौन होते हैं, जो हमारी विधानसभाएं होती हैं। ठीक है, यानी हर राज्य की अलग विधानसभा होती है, अर्थात फॉर एग्जाम्पल कि आप कह सकते हैं विधायक। ठीक है, तो जो विभिन्न विधानसभाएं होती हैं इस देश में, जो विधानसभाएं हैं, प्रत्येक राज्य की जो विधानसभाएं हैं, उसी विधानसभाओं के सदस्य जो हैं वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि देखिए जैसे उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के लोग, ठीक है, कुछ सदस्यों को चुनेंगे जो राज्यसभा में जाके अपना काम करेंगे या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। इसी प्रकार से प्रत्येक राज्य की विधानसभाओं के सदस्य किसका चुनाव करते हैं, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए संसद के दो सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव हम लोग खुद करते हैं। ठीक है, और वो जैसे लोकसभा के सदस्यों का चुनाव हम लोग खुद करते हैं। ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष के बाद इनका चुनाव होता है, और यही लोकसभा के सदस्य क्या करते हैं, अपने बहुमत दल के नेता को चुनते हैं। ठीक है, तो लोकसभा तो हम अगले वीडियो में सब विस्तार से पढ़ेंगे। और यहाँ बात आती है राज्यसभा की, तो राज्यसभा के सदस्यों को कौन चुनता है, तो राज्यसभा के सदस्यों को चुनता है विभिन्न विधानसभाओं के सदस्य। ठीक है, अर्थात जो एमएलए होता है, या सिंपल भाषा में कहिए जो विधायक होते हैं, वो राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। ठीक है, चलिए इतना आप लोग एक कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब एक एक पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मैं ये कहूँ कि ये बताइए कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है, तो जैसे लोकसभा में आपको पता है कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है, उसी प्रकार से राज्यसभा में भी एक क्राइटेरिया है। तो राज्यसभा में मैक्सिमम 245। ठीक है, देखिए राज्यसभा में क्या होता है दोस्तों, राज्यसभा में देखिए यहाँ पे दो क्राइटेरिया है। ठीक है, 245 सदस्य अभी वर्तमान में हैं। ठीक है, राज्यसभा में अभी वर्तमान में 245 हैं, लेकिन अगर जो हम बात करें कि अधिकतम
सदस्य संख्या कितनी चुनी जा सकती है राज्यसभा में, तो वो हैं 250। चलिए हम एक एक चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए एक एक चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए कि राज्यसभा में सदस्य संख्या अधिकतम सदस्य संख्या आप लोग कर लीजिएगा। अधिकतम सदस्य संख्या कितना हो सकता है, वो हो सकता है दोस्तों 250। और वर्तमान में कितना है, वर्तमान संख्या, ठीक है, वर्तमान में कितना संख्या है, वर्तमान में है 245, ठीक है, वर्तमान में कितना है 247, ठीक है। और देखिए 245। और पिछली क्लास अगर जो आप लोग पढ़े होंगे तो हमने बताया था कि राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्य क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य चुने जाते हैं। तो ठीक है, ये 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा, ये भी आप लोग नोट कर लीजिए। राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं, 12। और ये 12 सदस्य कौन होते हैं, जो लोग विज्ञान, कला, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिए रहते हैं, उस प्रकार के लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा सदस्य के रूप में चुन सकता है। एक प्रश्न आता है दोस्तों कि राज्यसभा जो है वो कैसा सदन है, उच्च सदन है या निम्न सदन है, ठीक है। तो राज्यसभा जो होता है वो उच्च सदन होता है। और क्यों उच्च सदन होता है, क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे देखिए लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लोकसभा को भंग राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन राज्यसभा को हमारे भारतीय संविधान में भंग करने का कोई भी प्रावधान नहीं है। कोई भी चाहेगा तो राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है, ठीक है। देखिए जो हमारा राज्यसभा है वो उसे उच्च सदन कहा जाता है, क्योंकि इसे कभी कोई भंग नहीं कर सकता है। और इनके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य अपने पद को त्याग देते हैं, ठीक है। तो चलिए नोट करते रहिए। ये जो राज्यसभा है ये उच्च सदन है, ठीक है। राज्यसभा जो है उच्च सदन है। देखिए अब राज्य पूछ लेता है एग्जामिनेशन हॉल में कि राज्यसभा कौन सा सदन है, उच्च सदन है कि निम्न सदन है, तो आंसर हो जाएगा उच्च सदन। पूछ लेगा लोकसभा कैसा सदन है, निम्न सदन है कि उच्च सदन, तो लोकसभा कैसा सदन है, निम्न सदन है, ठीक है। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। चलिए इतना नोट डाउन करिए, ठीक है। देखिए इसे कभी ये उच्च सदन है, ये सदन को भंग नहीं किया जा सकता है, ठीक है, भंग नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता है। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं कि सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। देखिए राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष का, लेकिन प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 सदस्य क्या करते हैं, अपने त्यागपत्र दे देते हैं, ठीक है। तो सदस्य कार्यकाल, ठीक है, सदस्य कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है, राज्यसभा का सदस्य कार्यकाल जो होता है वो होता है 6 वर्ष, ठीक है, 6 वर्ष। किंतु प्रत्येक 2 वर्ष में क्या होता है, 1/3 सदस्य इस्तीफा दे देते हैं, या 1/3 सदस्य जो होते हैं वो क्या करते हैं, राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, ठीक है। चलिए इतना हम लोगों ने देख लिया। देखिए दोस्तों अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया। हमने देखा कि संसद के 2 सदन होते हैं, एक होता है राज्यसभा, दूसरा होता है लोकसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा का चुनाव हम लोगों के द्वारा किया जाता है, हम अपने प्रतिनिधि को लोकसभा चुनाव में चुनते हैं, और वही प्रतिनिधि अपने बहुमत दल का नेता चुनता है, जिसे प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। लेकिन अगर जो हम बात करें कि राज्यसभा
राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, तो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव जो हमारे विभिन्न विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, अर्थात जो हमारे विभिन्न विभिन्न विधानसभाओं के सदस्य होते हैं, अर्थात जो हमारे विधायक होते हैं, वो क्या करते हैं, वो राज्यसभा सदस्यों का चुनाव करते हैं। ठीक है, इसीलिए अक्सर देखा जाता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है, अर्थात जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है या जो प्राइम मिनिस्टर होता है, वो अक्सर कहता है कि राज्यसभा में हमको अपने सदस्य संख्या को बढ़ाना है, इसलिए आप लोग विधानसभा में हमको ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिए, ताकि हम संसद में अगर जो कोई भी संशोधन ले आएँ, कोई भी बिल पास कराना चाहें तो वो ईजिली पास हो जाए। ठीक है, तो विधानसभा में सदस्यों की संख्या भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी लोकसभा में सदस्यों की संख्या ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि कोई भी अगर जो धन विधेयक को छोड़ दिया जाए तो और कोई भी विधेयक अगर जो पारित कराना होता है तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों का हस्तक्षेप होता है। ठीक है, लेकिन अभी हम आगे बताएंगे कि धन विधेयक के मामले में राज्यसभा का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, अभी हम आगे आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो हमने उसके बाद क्या देखा कि जो राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या हो सकती है, अधिकतम कुल संख्या हो सकती है वो 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में कितनी संख्या है, 245 है। और राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य ऐसे मनोनीत किए जाते हैं जो विज्ञान, कला, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान दिए हों। ठीक है, उसके बाद हम देख सकते हैं कि राज्यसभा जो होता है वो उच्च सदन होता है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य अपने स्वतः ही अपना त्यागपत्र दे देते हैं, अर्थात उनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। चलिए आगे अब हम मूव करेंगे दोस्तों। ठीक है, देखिए राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम उम्र क्या होती है, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि राज्यसभा के सदस्यों के लिए जो न्यूनतम उम्र होता है वो क्या होता है। लोकसभा के लिए तो 25 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्य बनना, अगर जो आपको राज्यसभा सदस्य बनना है तो कितने वर्ष आपको पूरे कर लेने होंगे, अर्थात कितने वर्ष की आयु आपको पूरी करनी होगी, वो है दोस्तों 30 वर्ष। देखिए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लोकसभा 25 वर्ष और राज्यसभा 30 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 35 वर्ष, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए राज्यसभा सदस्य बनने के लिए अधिकतम उम्र, ठीक है, आपको अधिकतम उम्र क्या होना चाहिए, न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए, न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग ऐसे ही नोट डाउन कर लीजिएगा, आप जैसे होगा। ठीक है, न्यूनतम उम्र क्या होना चाहिए दोस्तों, वो होना चाहिए 30 वर्ष। ठीक है, 30 वर्ष आप पूरे कर लिए हों, उसके बाद राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं। ठीक है, इतना नोट डाउन करिए, फिर हम लोग आगे मूव करेंगे। चलिए दोस्तों, इतना आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम लोग अगले टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति। ठीक है, राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति। ठीक है, देखिए दोस्तों, एक चीज़ आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता रखा है। ठीक है, जब मैं आपको उपराष्ट्रपति पढ़ा रहा था, इसके जस्ट पीछे वाले क्लास में जब मैं आपको उपराष्ट्रपति बता रहा था तो वहाँ पे एक पॉइंट बताया था कि जो राज्यसभा का सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, लेकिन वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, देखिए सभापति और उपसभापति में यही थोड़ा सा अंतर आप लोग सीख लीजिए। यहाँ पे राज्यसभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है, वो होता है आपका उपराष्ट्रपति। ठीक है, और लेकिन वो ना तो लोकसभा का सदस्य होता है और ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है,
लेकिन अगर जो हम बात करें राज्यसभा के उपसभापति का, तो राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव कौन करेगा? राज्यसभा के उप सभापति का जो चुनाव करेगा वो राज्यसभा के जो सदस्य होंगे वही बहुमत पारित करके अपना उपसभापति चुन लेंगे। लेकिन ये जरूरी है कि जो उनका उपसभापति हो वो राज्यसभा का मेंबर हो। सभापति के लिए राज्यसभा का मेंबर होना आवश्यक नहीं है, लेकिन उपसभापति के लिए राज्यसभा का मेंबर होना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं सभापति की। तो जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। सभापति, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। ठीक है, उपराष्ट्रपति। और ये जो होता है ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, ना ही राज्यसभा का सदस्य होता है, ना ही लोकसभा का सदस्य होता है। ये किसी प्रकार का कोई सदस्य नहीं होता है, ये केवल और केवल उपराष्ट्रपति होता है। ठीक है, और अगर जो हम बात करें दोस्तों उपसभापति के बारे में, उपसभापति के बारे में अगर जो हम बात करें दोस्तों, तो वो कौन होते हैं? वो राज्यसभा सदन के द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा सदस्य इनका चुनाव करते हैं। ठीक है, राज्यसभा सदस्य इनका चुनाव क्या कर सकते हैं? मनोनयन ही कर सकते हैं। ठीक है, राज्यसभा सदस्य मिलके उनको कहते हैं कि आप उपसभापति के रूप में काम कर सकते हैं। ठीक है, और जितनी बार उपसभापति का पद रिक्त होगा उतनी बार ये लोग अर्थात राज्यसभा के सदस्य अपना उपसभापति चुन सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे मूव करेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब अगला जो पॉइंट है दोस्तों वो ये बनता है, अभी तो हमने राज्यसभा का सभापति देख लिया और उपसभापति देख लिया। अब हम देखेंगे उपसभापति का पदत्याग। उपसभापति का पद त्याग। अब देखिए, अब यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ यहाँ पे ये समझ में आ रही होगी कि सर ये बताइए कि आप सभापति का पद त्याग क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? मैं इसलिए यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैंने उपराष्ट्रपति ऑलरेडी पढ़ा रखा है, और उपराष्ट्रपति में मैंने बहुत ही सविस्तार से बताया है कि उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे सारी चीज़ ऑलरेडी हमने बता दी है। अगर जो राज्यसभा के सभापति की बात करें तो वो होता है उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति के बारे में सभी तथ्य ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ। तो इसलिए अब हम बात करेंगे, और वो वीडियो आपको देखना है तो इससे जस्ट पहले वाली वीडियो आप देखिए, प्लेलिस्ट में विजिट करिए। प्लेलिस्ट में इससे जस्ट पहले की जो वीडियो है वो उपराष्ट्रपति के बारे में ही है। तो एक क्रम से पढ़ाया गया है दोस्तों। मेरी गारंटी है कि आप लोग एक बार प्लेलिस्ट में अवश्य ही विजिट करें और जितने भी टॉपिक हैं उसको एक क्रम से देखें। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं उपसभापति का पदत्याग, कि उपसभापति जो है वो अपना पदत्याग कैसे कर सकता है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, देखिए जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर जो उपसभापति है, ठीक है, उपसभापति जो है वो क्या बोलते हैं कि वो सदस्य नहीं है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं है, तो उसे अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, पहला कंडीशन क्या हो जाएगा? पहला जो कंडीशन हो जाएगा ये, अगर जो राज्यसभा सदस्य नहीं है तो इसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, ये उपसभापति अगर जो राज्यसभा सदस्य नहीं है तो इसको अपना क्या करना पड़ेगा? त्यागपत्र देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों वो ये आता है कि उपसभापति जो होता है वो सभापति को त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, उपसभापति त्यागपत्र किसको दे सकता है? सभापति को,
और सभापति कौन होता है? सभापति जो होता है वो होता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। ठीक है, तो ये क्या कर सकता है? उपसभापति त्यागपत्र किसको दे सकता है? सभापति को। ठीक है, और जो अगला पॉइंट है दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तीसरा नंबर का जो पॉइंट है कि देखिए, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है, अर्थात जो राज्यसभा होता है वो अपने नेता को तो चुनता ही है, जैसे अपने उपसभापति को चुनता है, बहुमत पारित करके उपसभापति को चुनता है, और साथ ही साथ वह बहुमत पारित करके उपसभापति को उसके पद से हटा भी सकता है। ठीक है, तो तीसरा कंडीशन क्या बनता है कि राज्यसभा के सदस्य को ऐसा, अगर जो राज्यसभा सदस्यों को ऐसा लगता है कि उनका जो उपसभापति है वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन अच्छे तरीके से नहीं कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में उप सभापति को राज्यसभा सदस्यों के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, राज्यसभा में बहुमत पारित कर। ठीक है, राज्यसभा में बहुमत पारित कर। ठीक है, राज्यसभा में बहुमत पारित करके भी उपसभापति को हटाया जा सकता है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोग पढ़ रहे हैं राज्यसभा का सभापति एवं उपसभापति। सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति के बारे में सारी चीज़ हमने आपको ऑलरेडी बता रखी है। उपसभापति जो होता है उसका चुनाव राज्यसभा के टोटल सदस्य के द्वारा ही बहुमत पारित करके किया जा सकता है। और उपसभापति का पदत्याग कैसे होता है? तो पदत्याग पहले कंडीशन में होगा कि वो अगर जो राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो उसे अपने पद को त्यागना पड़ेगा। उपसभापति त्यागपत्र दे सकता है सभापति को। ठीक है, और राज्यसभा के सदस्य बहुमत पारित करके भी उपसभापति को हटा सकते हैं। चलिए, इतना आप लोग नोट डाउन करिए दोस्तों। ठीक है, इतना नोट डाउन करिए। चलिए, देखिए एक प्रश्न, चलिए ठीक है, इतना नोट डाउन करिए। देखिए दोस्तों, एक प्रश्न यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं बताने वाला हूँ, इसीलिए सब इरेज करके उसको फ्रेश तरीके से बताने वाला हूँ। देखिए, एक प्रश्न अक्सर पूछता है कि जो मंत्री परिषद होता है वो राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है कि नहीं होता है। ठीक है, जैसा कि हमने आपको पढ़ा रखा है कि मंत्री परिषद जो होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और व्यक्तिगत रूप से वो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। और मंत्री परिषद का गठन कैसे होता है? मंत्री परिषद का गठन प्रधानमंत्री के सलाह के आधार पे हमारा राष्ट्रपति करता है। ठीक है, मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पे हमारा राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और उसमें फिर एक प्रश्न बनता है कि जो मंत्री परिषद होती है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है और व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। लेकिन एक और प्रश्न पूछता है कि क्या मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? तो बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, देखिए मंत्री परिषद जो होता है, मंत्री परिषद ये राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। मंत्री परिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी। ठीक है, ये क्या होता है? राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, और ये लोकसभा अर्थात राज्यसभा जो होता है वो उसका मंत्रिपरिषद से कोई विशेष वास्ता नहीं होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, इतना नोट डाउन करिए। चलिए,
दोस्तों अब बात करते हैं धन विधेयक के बारे में। ठीक है, धन विधेयक। तो जो धन विधेयक होता है दोस्तों, ये राज्यसभा से इसका कोई वास्ता नहीं होता है। धन विधेयक राज्यसभा में पारित नहीं किया। राज्यसभा, देखिए, अगर जो लोकसभा धन विधेयक ला देता है, ठीक है, तो राज्यसभा को इसे पारित करना ही करना पड़ता है। राज्यसभा इसे अस्वीकार नहीं कर सकता है। ठीक है, अस्वीकार राज्यसभा इसे नहीं कर सकता है। धन विधेयक लोकसभा के ऊपर ही डिपेंड करता है, ना कि राज्यसभा में। ठीक है, तो चलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि धन विधेयक राज्यसभा में ही केवल धन विधेयक जो है वो राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता है। अर्थात धन विधेयक के मामले में राज्यसभा के पास ज़्यादा पावर नहीं होता है। धन विधेयक का संबंध लोकसभा से है, ना कि राज्यसभा से है। अगर जो धन विधेयक लोकसभा में लाया जाता है, और जैसा कि आपको पता है कि कोई भी विधेयक को पारित करने के लिए दोनों सदन की स्वीकृति जरूरी होती है। पहले सदन से दूसरे सदन में जाएगा, पहले सदन में भी बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए, दूसरे सदन में भी बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। लेकिन केवल धन विधेयक के संबंध में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये राज्यसभा में भी ये विधेयक को पारित कराया जाए। ठीक है, कराया क्या जाए, करना पड़ता है राज्यसभा को। ठीक है, चलिए इतना आप लोग नोट डाउन करिए कि धन विधेयक जो होता है वो राज्यसभा में पारित करना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे अब हम बात करेंगे। ठीक है, ठीक है, देखिए, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है। ठीक है, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को केवल सिफारिश करने का अधिकार है, लेकिन ये सिफारिश मानने के लिए लोकसभा बाध्य नहीं है। ठीक है, लोकसभा क्या है, बाध्य नहीं है। इतना आप लोग नोट डाउन करिए दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे कि जो राष्ट्रपति है वो 2 बार राज्यसभा की बैठक बुलाता है। ठीक है, और राष्ट्रपति वर्ष में 2 बार अधिवेशन बुलाता है। ठीक है, कहाँ पे, राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में। ठीक है, और देखिए 2 अधिवेशन के बीच का अंतराल जो होता है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि साल में 2 अधिवेशन बुलाने हैं, तो साल में 2 अधिवेशन बुलाने हैं और 6 महीने से ज़्यादा अंतराल हो जाएगा तो 2 अधिवेशन कैसे आएगा। ठीक है, तो उसी तरीके से दोस्तों कि देखिए राष्ट्रपति को वर्ष में एटलीस्ट राज्यसभा से संबंधित 2 अधिवेशन करने होते हैं, यानी राज्यसभा में 2 अधिवेशन करने पड़ते हैं और 6 महीने का अंतराल नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए राज्यसभा का पहली बार गठन। ठीक है, पूछ लेता है राज्यसभा का पहला गठन कब हुआ था। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था दोस्तों, पूछ लेता है। और इसी के साथ साथ एक प्रश्न और पूछ लेता है। चलिए, राज्यसभा का प्रथम बार जो गठन होता है वो होता है 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को। 3 अप्रैल 1952 को। बहुत इंपॉर्टेंट है कि राज्यसभा का प्रथम गठन कब हुआ, 3 अप्रैल 1952 को। और राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई। प्रथम बैठक जो होती है दोस्तों वो होती है, पहली बैठक जो होती है वो होती है, पहली बैठक कब होती है, 13 मई 1952 को। ठीक है, 13 मई 1952 ईस्वी को। ठीक है, 13 मई 1952 को प्रथम बैठक होती है। ठीक है, चलिए, तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि मंत्रिपरिषद जो होता है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ना कि राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। धन विधेयक
धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है, राज्यसभा में को पारित ही करना पड़ेगा धन विधेयक को। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि राष्ट्रपति वर्ष में 2 बार राज्यसभा में अधिवेशन बुलाने के लिए बाध्य होता है, ठीक है। और एक 6 महीने का ज़्यादा अंतराल नहीं होना चाहिए एक अधिवेशन के बाद, ठीक है, सॉरी 2 अधिवेशनों के बीच में, ठीक। फिर हमने पढ़ा कि राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ था, 3 अप्रैल 1952 को, और पहली बैठक जो हुई थी 13 मई 1952 को, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि राज्यसभा से संबंधित मैक्सिमम तथ्य हम यहाँ पे इंक्लूड कर चुके हैं, ठीक है। और अगली वीडियो में हम सब कुछ कवर कर देंगे, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।